हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को भाई। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो। चलिए ठीक है, तो आवाज़ वगैरह क्लियर है भैया? तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और सबको गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ऑलरेडी आप सबने भैया देख लिया होगा थंबनेल और जो है टाइटल, कि आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर स्किल्स के बारे में, फ्यूचर स्किल्स के टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। और आज के टाइम पे, आज के समय में क्या ज़रूरत है इन स्किल्स का, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो सब कुछ क्लियर है? तो आवाज़ अगर क्लियर है, चलिए। तो इस चैप्टर में आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कई सारी स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, कई सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे आईओटी के बारे में। आईओटी क्या होता है ये जानेंगे, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, कहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है ना, कैसे आईओटी डिवाइसेस काम करते हैं, इसके बारे में। फिर हम ये पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में, कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जब जाता है तो किस प्रकार से, कैसे कैसे हो करके जाता है, कितनी लेयर से हो करके जाता है। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे भाई। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है ये हम जानेंगे। इसके क्या टाइप्स होते हैं, कितने फ़ायदे क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ जानेंगे हम। क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है भैया, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल भी हम लोग देखेंगे, इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे, फ़ायदे नुकसान, ये सारी चीज़ें हो गई। एआई जो कि आज के टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है? एआर वीआर टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो तरह तरह के टॉपिक्स हैं जो कि इस पूरे चैप्टर में हम कवर करेंगे, लेकिन एक ही दिन में तो नहीं पढ़ेंगे भाई, 2 से 3 दिन में हम कवर अप करेंगे इसको, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, जिस टेक्नोलॉजी पे भाई, जिस सिस्टम पे पूरा पूरा आपका क्रिप्टो करेंसी काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इनके 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन से हैं ये जानेंगे। बिटकॉइन क्या है, 3D प्रिंटिंग कैसे होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब पूरा का पूरा आपका ये चैप्टर कहीं ना कहीं फ्यूचर स्किल्स से, टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है। और साथ के साथ हम यहीं पे पढ़ेंगे साइबर क्राइम क्या होते हैं, इस साइबर क्राइम थ्रेट से कैसे बचा जा सकता है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, इनके रियल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कैसे हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं अपने सिस्टम को, अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। तो वॉइस वगैरह क्लियर है? जितने लोग देख रहे हैं भैया, एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर या फिर थम्स अप कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका है आईओटी के बारे में। व्हाट इज़ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि आईओटी क्या है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। आईओटी वैसे तो एक आपका स्मार्ट डिवाइस है जो कि ऑटोमेशन पे काम करता है, जिसमें कई सारी चीज़ें लगी होती हैं, है ना। तो देख सकते हैं आईओटी रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फिजिकल डिवाइस दैट कलेक्ट्स एंड शेयर डेटा। जो डेटा को कलेक्ट करे और शेयर करता है, वही आपके आईओटी डिवाइस होते हैं। क्लियर है? एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आपका ऑटोमेटिक डोर हो गया, ऑटोमेटिक लाइट्स हो गए, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स हो गई, ये सब क्या है, आपके आईओटी की एग्जांपल हैं। और इस आईओटी को भी किसने बनाया, इस शब्द को किसने गढ़ा, तो भैया इनका नाम है केविन ऑस्टन। तो केविन ऑस्टन ने इस वर्ड को क्वाइंट किया था। क्या पर्पस होता है, तो इसका पर्पस है, उद्देश्य है, ऑटोमेट्स द प्रोसेस एंड प्रोवाइड रियल टाइम कंट्रोल। इसका उद्देश्य यही होता है कि भैया जो आपके प्रोसेस हो रहे होते हैं, जो टास्क हो रहा था, वो ऑटोमेटिक तरीके से हो पाए और रियल टाइम कंट्रोल के साथ।
जहाँ पे चीज़ें रियल टाइम में कंट्रोल हो पाएँ, ऐसा कुछ। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपका स्मार्ट वॉचेस हो गए जो कि आपके हेल्थ रिकॉर्ड को ट्रैक करते हैं और आप तक एक आपके डिस्प्ले स्क्रीन तक एक अलर्ट मैसेज भी शो करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कम है या फिर आपको जो पानी पीना चाहिए। कई सारी चीज़ें हैं, आपने कितने स्टेप्स कवर किए हैं, चले हैं, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं और ट्रैक करने के बाद आपके डिस्प्ले स्क्रीन तक वो डेटा पहुंचाते हैं। तो ये स्मार्ट वॉचेस भी आपके क्या हैं, एक IoT डिवाइसेस हैं। फिर अगला पॉइंट है भाई कि कैसे ये IoT डिवाइस काम करते हैं। हम सबके बीच में हमारा प्यारा सा कोको आ चुका है जो कि कॉपी पेन के साथ बैठ के पढ़ रहा है, अभी IT टूल पढ़ रहा है, दोपहर में वेब डिज़ाइनिंग पढ़ेगा और शाम में IoT भी पढ़ेगा और सबसे ज़्यादा टॉपर यही बनने वाला है ना। तो आप लोग भी अगर लिख नहीं रहे भैया तो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लीजिए। अगर आप लोग लिखेंगे तो लिखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए तो आगे पढ़ लेते हैं कैसे ये आपके डिवाइसेस जो हैं काम करते हैं। तो पहला स्टेप आपका है सेंसर। इन डिवाइसेस में सेंसर लगा होता है। सेंसर का क्या काम होता है, चीज़ों को डिटेक्ट करना, डेटा को डिटेक्ट करना और कलेक्ट करना। तो डिटेक्शन और कलेक्शन का काम आपका ये सेंसर करेगा। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं डिटेक्टिंग टेम्परेचर, मोशन, लाइट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ को डिटेक्ट करने वाला आपका सेंसर होता है। हिंदी में एकदम सिंपल शब्दों में लिखा गया है भैया सेंसर क्या है, तापमान, गति, प्रकाश आदि का पता लगाते हैं और इन डेटा को ही कलेक्ट करते हैं। एग्जांपल स्मार्ट थर्मोस्टेट डिटेक्ट्स रूम टेम्परेचर। ये आपका स्मार्ट थर्मोस्टेट जो होता है एक डिवाइस होता है, एक सेंसर है जो कि कमरे के तापमान को मापता है, कलेक्ट करता है डेटा। फिर दूसरा पॉइंट आपका है, दूसरा स्टेप आपका है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के हेल्प से हम जो कलेक्टेड डेटा है उसको कहीं हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक क्लाउड तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा को क्लाउड में भेजा जाता है, किसकी वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। जैसे हमारे और आपके बीच में एक कनेक्टिविटी है तभी यहाँ से हम चीज़ें को लाइव कर रहे हैं और आप तक डेटा पहुँच रहा है, तो पॉसिबल हो पाता है इस कनेक्टिविटी की वजह से। इसका एग्जांपल है, इससे आपका स्मार्ट फ्रीज हो गया, अपलोड्स रीडिंग टू क्लाउड सर्वर। क्लाउड सर्वर से वो रीडिंग्स क्या करता है, अपलोड कर सकता है या वहाँ तक डेटा भेज सकता है। ठीक है। फिर तीसरा स्टेप होता है यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग का। आप जो कलेक्टेड डेटा था उसको हमने क्लाउड तक भेज भी रखा है, अगर उस पर कोई प्रोसेसिंग का काम करना हुआ तो उसको प्रोसेस किया जाता है, मतलब एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद कुछ ना कुछ तो हम वहाँ से एक रिज़ल्ट प्राप्त करेंगे। तो वही चीज़ें हैं डेटा प्रोसेसिंग, मतलब जो आपके रॉ डेटा हैं, जो कलेक्टेड डेटा हैं अभी अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है, उनको ऑर्गेनाइज करना होगा, एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करना होगा। तो एनालाइजिंग डेटा यूजिंग AI का आप इस्तेमाल कर सकते हो या डेटा एनालिटिक्स का आप इस्तेमाल करके एनालिसिस करते हैं। ठीक है। एग्जांपल फिटनेस ट्रैकर कैलकुलेट्स कैलोरीज बर्न। जो आपकी फिटनेस ट्रैकर वॉच होती है, डिवाइस होते हैं, आपने कितने कैलोरी बर्न किए हैं उस चीज़ को क्या करता है, प्रोसेस करके कैलकुलेट करता है। फिर अगला स्टेप होता है आपका यूज़र इंटरफेस। अब हमें क्या चाहिए होगा, एक यूज़र इंटरफेस चाहिए होगा जहाँ पे वो प्रोसेस डेटा आपको डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद एक डिस्प्ले स्क्रीन लगा होता है जहाँ पे हमें डेटा प्रोवाइड भी करते हैं। तो डिस्प्ले स्क्रीन आपका क्या है, यूज़र इंटरफेस, डिस्प्लेस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू यूज़र। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं जिसके वजह से आपका एक IoT डिवाइस काम कर पाता है। इन हिंदी या फिर एक रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात किया जाए कि अगर आप लोग चाहें तो कि सर आप एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जिससे हम इसको रिलेट कर पाएँ, है ना। तो यहाँ पे आप समझिएगा, कुछ एक एग्जांपल हम रिलेट करते हैं कि मान लीजिए ये आप हो, है ना, थोड़ा सा इतने बढ़िया डरावने से आप लोग लग रहे हो भैया, ये देखो टिंग टिंग टिंग। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मार्केट लगा हुआ है और इस मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। चलो थोड़ा सा मार्केट अजीब लग रहा है, इसको हम इरेज कर लेते हैं कुछ चीज़ें। तो ये आपका एक मार्केट है, मान लो सब्जी मार्केट है, ठीक है। अब आप जो हैं, आपकी मम्मा ने आपको बोला कि बेटा जाओ ऐसा एक काम करो
मार्केट जाइए, वहाँ पे आपको तरह तरह की सब्जियाँ मिल जाएंगी, तरह तरह के चीज़ें मिल जाएंगे। वहाँ से आपको एक हरी सब्ज़ी खरीद के लेके आनी है, जो कि आज शाम को मैं बनाने वाली हूँ। आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक चल के आओगे। कैसे आओगे, किसी न किसी कनेक्टिविटी के माध्यम से आओगे, किसी किसी रास्ते से आओगे। तो देखो, जिस समय पे आप इस मार्केट में आए, मार्केट में आने के बाद आप यहाँ पे आके क्या करेंगे, देखेंगे अच्छा ये सब्जियाँ यहाँ पे हैं, मतलब डिटेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। और डिटेक्ट करने के बाद आप, ऐसा तो है नहीं कोई भी सड़े गले टमाटर आलू प्याज उठा के लेके चले जाओगे, फ्रेश सब्जियाँ लेके जाओगे। तो उस समय पे आप डिटेक्शन कर रहे हो, डिटेक्शन के साथ साथ कलेक्शन का भी काम कर रहे हैं। मतलब जिस समय पे आप मार्केट में आए हैं, मार्केट में आने के बाद आप जो सब्जियाँ देख रहे हैं उसको परचेज़ करेंगे, ख़रीदेंगे, उस समय आप एज अ सेंसर काम कर रहे हो, डिटेक्शन और कलेक्शन का काम। ठीक है। अब डिटेक्शन और कलेक्शन का काम अगर आपने कर लिया है, तो जिस कनेक्टिविटी के माध्यम से आप मार्केट तक पहुँचे थे, उसी कनेक्टिविटी के माध्यम से आप अपने घर तक पहुँचोगे। मान लो ये आपका घर था, छोटा सा घर, छोटा सा घर है ना, ये रहा आपका छोटू सा प्यारा सा घर। देखो मेरी आर्ट थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा आप लोग। ये आपका प्यारा सा घर है। इस घर तक अगर आप आते हो तो किसी न किसी कनेक्टिविटी के माध्यम से आओगे। ये आपका हो गया, मान लीजिए क्लाउड स्टोरेज हो गया, जहाँ पे आकर के आपको अपने डेटा जो कलेक्ट किए उसे रखना है। तो अब ये मार्केट से आप वापस से निकले और अपने घर तक पहुँचे। घर में आने के बाद वो सब्जियाँ आप जो हैं मम्मा के हाथों में प्रोवाइड करोगे। मम्मा क्या करेंगे, उसको धुलाई करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, फिर कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो जब मम्मा उसको धुलेंगे, काटेंगे पीटेंगे, जो भी काम होगा वो डेटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। तो अब देखो, हमने एज अ सेंसर हम गए मार्केट में, वहाँ से सब्जियों को कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद हम कनेक्टिविटी के हेल्प से कहाँ पहुँचे, अपने घर तक पहुँचे। घर तक पहुँचने के बाद जैसे सब्जियाँ हमने मम्मा को दिया, मम्मा ने क्या किया, उस सब्जियों को देखा, देखने के बाद उसको धुला उन्होंने, धुलने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काटा, काटने के बाद एक बढ़िया सा स्वादिष्ट भोजन तैयार करेंगी। तो ये आपका पूरा पूरा सब्जियों को काटना, धुलना, बनाना, ये कहलाएगा डेटा प्रोसेसिंग। तो इस समय पर मम्मा क्या कर रहे हैं, डेटा का प्रोसेसिंग कर रहे हैं। कौन सा डेटा, वो डेटा जो आपने कलेक्ट किया था। तो कलेक्टेड डेटा ही रॉ डेटा कहलाता है। तो रॉ सब्जियों को मम्मी क्या करेंगे, काट पीट करके पकाएंगी। तो बनाने के बाद भैया जब आपकी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी, वो आपका स्वादिष्ट आहार बन के रेडी हो जाएगा। तो क्या चाहिए, एक बड़ी सी आपको चाहिए थाल, जिसमें आप बैठ के खाने को करोगे, क्या करोगे, खाना खाओगे। तो ये आपका हो जाता है यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे डेटा को परोसा जाता है। कौन से डेटा को, वो प्रोसेस डेटा को। तो जब आपकी सब्जियां बन जाएगी, मम्मा बना चुके हैं, तो आप एक थाली लेके बैठते हो ना कि मम्मा दीजिए, मुझे खाऊंगा, मेरी फेवरेट सब्ज़ी है ये। तो भैया क्या चाहिए कि इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही आपका कहलाता है यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे डेटा को, प्रोसेस डेटा को यूज़र तक पहुँचाया जाता है। तो आप तक सब्जियाँ पहुँचेंगे कैसे, खाना कैसे पहुँचेगा, उस थाली की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार से आपने इस पिक्चर के माध्यम से समझ लिया होगा कि एक IoT डिवाइस कैसे काम करता है। तो ये रहा आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल। क्लियर है। तो इसी प्रकार से आपका एक IoT डिवाइस काम करता है। उम्मीद करता हूँ भैया सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, या फिर इन फ्यूचर जो भी बाद में अगर रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे, अगर उनको भी कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है एप्लीकेशन ऑफ IoT। IoT के भैया उपयोग क्या है, क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है होम ऑटोमेशन। अगर आप अपने घर को ऑटोमेशन में रखना चाहते हैं, रिमोटली उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको IoT का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो IoT का एप्लीकेशन होम ऑटोमेशन आ जाता है। इसके लिए देखो कई सारे एग्जांपल, जैसे आपका अमेज़ॉन इको एडजस्ट करता है आपका लाइट, कैसे, वॉइस कमांड के ज़रिए। या फिर आपने देखा होगा स्मार्ट फ़ैन आते हैं, स्मार्ट लाइट्स आती हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो क्या है आपका होम ऑटोमेशन में, आप अपने घर के दरवाज़ों को भी ऑटोमेशन पे लगा सकते हो। लाइट्स के अलावा डोर आप ऑटोमेशन पे लगा दीजिए, मेन गेट आप ऑटोमेशन पे लगा दीजिए। तो इन सब में कहीं ना कहीं आपका IoT डिवाइस इस्तेमाल में आता है। फिर अगला पॉइंट है आपका इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग के लिए। आप देखो इंडस्ट्रीज़ में हैं, प्रोडक्ट्स हैं या फिर मशीनरी हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए आप जो है इस IoT डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बढ़िया सा ऑटोमेटिक डिवाइस आप बना करके इंडस्ट्रीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सारी चीज़ों को मॉनिटर करते जाएगा एक स्मार्ट तरीके से। तो ट्रैक मशीन्स एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर्स या फेलियर्स, वो क्या करेगा, मशीन्स को ट्रैक करेगा और उनके फेलियर को भी प्रिडिक्ट करेगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं तो क्या करेगा, उसका पहले से ही पता लगा लेगा वो। अब ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा भाई, आप देखो सेंसर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें फैक्ट्रीज़ में, जो डिटेक्ट करेंगे मल फंक्शनिंग को। तो फैक्ट्रियों में सेंसर की
सेंसर लगाया जाता है जो खराबी का पता लगाते हैं, सेंसर खराबी का पता लगाते हैं, ठीक है। फिर अगला आपका एप्लीकेशन है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे, पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए या फिर रिमाइंड करने के लिए मेडिसिन वगैरह को, या पेशेंट को अगर देखभाल किया जा रहा है, इंसान हैं, नर्सेस होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, अगर मान लीजिए उस चीज़ों को भूल जाते हैं तो उनको पेशेंट को मॉनिटर करना या फिर मेडिसिन देना है, इस चीज़ को रिमाइंड करवाने के लिए हम एक स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वेरेबल ट्रैक हेल्थ डेटा, जो आपके वेरेबल डिवाइसेस आते हैं वो हेल्थ डेटा को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, आपके हेल्थ रिकॉर्ड को ट्रैक करते हैं, ठीक है। फिर अगला आपका एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में भी, किसानी में भी लगा सकते हैं, IoT सिस्टम तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम हो गया या सॉइल मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, इसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं वाया IoT। तो सॉइल सेंसर हेल्प मैनेज वाटर यूजेस, जो आपका सॉइल सेंसर होगा वो वाटर यूजेस को भी मैनेज कर सकता है, उसमें आपकी मदद कर सकता है, या फिर आपके सॉइल में किस प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी है इस चीज़ को भी वो मॉनिटर करके आपको ट्रैक करके एनालाइज करके बता सकता है। तो मिट्टी सेंसर पानी की मात्रा तय करने में मदद करते हैं। अगला एप्लीकेशन आपका है स्मार्ट सिटीज़। अपने शहरों को भी स्मार्ट बनाया जा सकता है, जैसे कि ट्रैफिक सिस्टम हो गया, वेस्ट सिस्टम हो गया, एनर्जी मैनेजमेंट हो गया, इन सब चीज़ों को हम स्मार्ट तरीके से बना करके अपनी सिटीज़ को भी स्मार्ट बना सकते हैं। एग्जांपल स्ट्रीट लाइट्स एडजस्ट ब्राइटनेस बेस्ड ऑन ट्रैफिक। मान लीजिए कि आपके शहर में एक ऐसा स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है जो कि ट्रैफिक के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकता है। ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा अगर वहाँ पे ब्राइटनेस की ज़रूरत है तो ब्राइटनेस को बढ़ा दे, कम ट्रैफिक है अगर वहाँ पे लगता है कि भाई कम ब्राइटनेस में ही काम हो सकते हैं तो क्या करे, ब्राइटनेस को कम कर दे। इससे हमारा एनर्जी मैनेजमेंट हो पाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ भाई ये एप्लीकेशन आप सबको क्लियर हो गए होंगे। बोलिए से जल्दी से, सबको क्लियर? इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके फ़ायदे क्या हैं भाई, क्या फ़ायदा है IoT डिवाइस का। चलिए ठीक है, क्लियर है भाई सबको यहाँ तक। अगर इसके हम फ़ायदे की बात कर लेते हैं, एडवांटेज, लाभ क्या है। एफिशिएंसी कैसी चीज़ों को ये ऑटोमेटिक तरीके से कर सकता है जिससे हमारा समय बचता है। तो ऑटोमेट्स टास्क एंड सेव टाइम्स। क्या करता है, कार्यों को स्वचालित करता है और समय बचाता है। ये हो गया एफिशिएंसी के बारे में। इस वजह से हमारा समय बचता है, उस समय को हम कहीं और लगा सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं। कन्वीनियंस मतलब सुविधाजनक कितना होता है भाई, तो हम चीज़ों को जब रिमोटली एक्सेस कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, ये हमारे लिए क्या है, सुविधाजनक है, आरामदायक है। अब सोचो अगर आपको बार बार उठ करके दरवाज़ा बंद करना पड़ रहा, खोलना पड़ रहा। इमेजिन करो विंटर का टाइम है, ठंड का समय है, जैसे आप अपने कंबल के अंदर पहुंचते हो, वापस से कोई दरवाज़ा नॉक करता है और आपको उठ के जाना पड़ रहा है दरवाज़ा खोलने के लिए, तो कितना मज़ा आता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती होगी। लेकिन वहीं पे अगर सोचो आप अपने घर में अपने दरवाज़ों को ऑटोमेशन पे लगा रखे हैं, जैसे कोई दरवाज़ा नॉक किया तो आप रिमोटली उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे सेंसर लगा दीजिए कि वो उधर से आपको पूरा चीज़ें डिटेक्ट कर ले, अगर आपके घर के मेंबर हैं तो ऑटोमेटिक तरीके से ओपन कर दे सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। कॉस्ट सेविंग, जो आपका लागत है उसमें कमी आ सकती है। रिड्यूसेस वेस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जो आपका वेस्टेज है, रिसोर्सेज का वेस्टेज है, ये सब चीज़ें बच सकती हैं। तो जब आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा तो आपके पैसे जो वेस्ट हो रहे हैं वो कम होंगे। जब पैसे जो वेस्ट हो रहे हैं वो कम होंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हो, सेम पैसे को कहीं और लगा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है इनोवेशन, नवाचार करना, मतलब नई नई चीज़ें आप बना सकते हो। तो इनेबल स्मार्ट सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस, आप एक स्मार्ट सेवाओं को प्रदान कर सकते हो लोगों को, या समाधानों को भी बना सकते हैं, कई सारे समाधान निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल स्मार्ट मीटर हेल्प कट इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे आज के टाइम पे आपका एक स्मार्ट मीटर आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, तो आप अपने स्मार्ट मीटर अगर आपके घर में लगा हुआ है तो भैया जब तक वो आप उसमें बिल पेमेंट नहीं करोगे, ऑटोमेटिक तरीके से वो आपकी लाइट को कट कर दे रहा है। तो एक तरीके से करप्शंस को रोकने के लिए ये आपका अच्छा चीज़ है ना। तो ये इसके कुछ फ़ायदे थे भाई। इसके अलावा हम डिसएडवांटेज की अगर बात कर लेते हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है सिक्योरिटी रिस्क। डिवाइसेस अगर आपके हैक्ड हो गए तो सोचिए आपका पूरा पूरा डेटा वहाँ पे है,
तो भैया ये एक आपका नुकसान है। तो सिक्योरिटी वाली रिस्क यहाँ पे होती हैं, है ना। सुरक्षा में खतरा, फिर एक कॉम्पैक्टिबिलिटी इशू, डिवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड में नॉट सिंक। देखो जो अलग अलग ब्रांड के डिवाइसेस होते हैं वो आपस में जुड़ नहीं सकते, आपस में एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका एक नुकसान है। कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमें एक प्रॉपर तरीके से इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारा इंटरनेट ब्रेक होता है, कनेक्शन ब्रेक होता है, तो भाई हो सकता है वो चीज़ प्रॉपर तरीके से वर्क ना कर पाए, तो ये भी आपका एक क्या है, नुकसान है। डेटा ओवरलोड, डेटा का ज़्यादा भार हो जाना, है ना, ये चीज़ें। भारी डेटा को सही ढंग से संभालना ज़रूरी है। अगर आप डेटा को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करते हैं तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपके सामने आने वाली हैं, आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, हैक्ड स्मार्ट लॉक में अलाउ इंट्रूडर्स। अगर मान लीजिए से आपने अपने घर पे स्मार्ट लॉक लगा रखा है और उस स्मार्ट लॉक को किसी ने हैक कर लिया है, तो इंट्रूडर्स मतलब होता है आपका घुसपैठी। तो जो घुसपैठी हैं वो आपके घर के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि उसका आप कंट्रोल आपके हाथों में नहीं है। आपके घर के लॉक का कंट्रोल किसी और के हाथों में है, तो वो चाहे तो कोई आ सकता है अंदर, कोई जा भी सकता है अंदर से बाहर। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये आपका इसका नुकसान हो गया। क्लियर है। तो भैया देखो यही था आपका IoT के बारे में। और जिनका जिनका O लेवल होता है या कॉम्बो बैच होगा भाई, वो क्या करेंगे, इस IoT के नाम का एक सब्जेक्ट ही होता है जो कि पूरा पूरा आपको 6 मंथ में पढ़ना होता है, उसमें फुल डिटेल में आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके इस चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन होता है, बाकी चीज़ें आप फुल डिटेल में भाई IoT नामक सब्जेक्ट में ही पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको OSI मॉडल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अब ये OSI मॉडल या फिर OSI लेयर क्या है, कैसे काम करते हुए, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो एक बार यहाँ तक बता दीजिए, अगर सबको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस बोल दीजिए तो हम आगे बढ़ पाएँ। जल्दी से फटाफट, मैं आप सबके कमेंट देख रहा हूँ। चलो भाई यहाँ तक क्लियर है सबको, तो आगे बढ़ते हैं। तो OSI सिस्टम में हम ये देखते हैं OSI क्या है। ये आपका एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे हमारे जो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं वो कैसे एक दूसरे डिवाइस में डेटा को भेजते हैं, इन चीज़ के बारे में हम जानेंगे। क्लियर है। तो आइए जानते हैं भाई OSI का फुल फॉर्म पहले तो समझ लीजिए। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये आपका एक ऐसा मॉडल है, कैसा मॉडल, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इन नेटवर्किंग दैट स्टैंडर्डाइज हाउ डिवाइसेस कम्युनिकेट अक्रॉस अ नेटवर्क। यही चीज़ मैंने आपको बता दिया भाई, यही चीज़ें हैं। ये आपका एक मूलभूत सिद्धांत होता है जो कि यह मानकीकृत करता है कि डिवाइसेस नेटवर्क पे कैसे संचार करते हैं। और इसके जो आपके 7 डिफरेंट लेयर्स होते हैं और हर एक लेयर का अपना अपना एक कार्य होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही से लिखा है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ये, जो डिफाइन करता है हमारे कंप्यूटर्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे इन 7 लेयर्स पर। इसको बनाया गया किसके द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा इसको बनाया जाता है, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ISO। तो ये ISO होता है इन शॉर्ट, बट इसका फुल फॉर्म में पहले आपका O फॉर ऑर्गेनाइजेशन आता है, देन S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आता है। इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। कब बनाया गया था, तो 1984 में इस चीज़ को बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। पर्पज़ क्या है, इंश्योर करता है ये इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट नेटवर्किंग सिस्टम। विभिन्न नेटवर्किंग सिस्टम के बीच में ये आपसी संचार को सुनिश्चित करता है। आपसी संचार मतलब जो कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या वो प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट तरीके से हो पा रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ों को ये ध्यान में रखता है। इसके फंक्शन होते हैं भाई, डेटा मूव्स करता है फ्रॉम टॉप लेयर, जो आपकी टॉप लेयर होती है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, टू दी बॉटम लेयर
और जब से सबसे लोएस्ट लेयर होती है वो आपकी फिजिकल लेयर होती है। ठीक है, जिस समय पे हम डेटा को भेज रहे होते हैं उस समय पे क्या होता है, बॉटम से टॉप में डेटा आपका जाएगा या टॉप से बॉटम में आएगा, जल्दी से बताओ। तो भैया देखो, जिस समय पे आप डेटा को भेजते हैं उस समय पे ये जो आपकी टॉपेस्ट लेयर होती है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, और जो लोएस्ट लेयर होती है वो आपकी फिजिकल लेयर होती है। लेकिन जिस समय पे आप डेटा को रिसीव कर रहे होते हैं उस समय पे इसका उल्टा हो जाता है, बॉटम से टॉप की तरफ ये हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो 7 लेयर्स हैं इनको आप कैसे याद कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा सर यहाँ पे डेटा ऊपर से नीचे जा रहा है या फिर नीचे से ऊपर आ रहा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, आपको एक ये वर्ड याद रखना है, A P S T N D और ये हो गया आपका P। इसको आप लोग इन शॉर्ट में बोल सकते हैं एप्स 10DP। अब ये जो मैंने बोला आपको एप्स 10DP, तो इसमें देखो आपका ये हो गया एप्स, ये हो गया 10 और ये हो गया DP। इसको आप इन शॉर्ट ये पढ़ सकते हैं एप्स 10DP। एप्स में आप एक सिंगल P रखिएगा, डबल P नहीं होगा। 10 में आपका E नहीं होता है, सिर्फ T और N होता है। DP तो DP है। तो इस कीवर्ड के साथ आप इसको याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है आपका। अब देखो यहाँ पे अगर जिस समय पे हम डेटा को क्या कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे डेटा नीचे से ऊपर की तरफ आता है वाइल रिसीविंग। ठीक है, वाइल सेंडिंग डेटा हमारा टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा होता है जिस समय हम डेटा को भेजते हैं। क्लियर हो गया? ये सेंडिंग हो गया, ये रिसीविंग हो गया। अब सर यहाँ पे जो आपने बताया कि 7 लेयर्स होती हैं, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सब का नाम याद करने का तो मैंने ये ट्रिक आपको बता ही दिया है। अब इनके पूरे नाम आपको पता होना चाहिए। A फॉर आपका होता है एप्लीकेशन लेयर, तो ये आपका एप्लीकेशन लेयर। P फॉर आपका प्रेजेंटेशन लेयर। S से आपका सेशन लेयर। T से आपका ट्रांसपोर्ट लेयर और N से आपका नेटवर्क लेयर। D से आपका डेटा लिंक लेयर एंड P से आपका फिजिकल लेयर। 2 P हैं, सबसे लास्ट वाला P आपका जो होता है वो फिजिकल लेयर होता है और जो A के बाद P आता है वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है। तो ये ट्रिक है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI बोला जाता है। इस OSI मॉडल का हार्ट, दिल, हृदय आपका ये ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। क्लियर है? चलिए आइए तब एक एक पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल लेयर की, जो कि लेयर 1 होती है। हार्डवेयर एंड ट्रांसमिशन वाले काम यहाँ पे होते हैं। अब देखो, फिजिकल लेयर नाम से समझ में आ रहा है फिजिकल, जहाँ पे फिजिकली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मैक्सिमम यहाँ पे हार्डवेयर वाली चीज़ें ही मिलेंगी आपको। फिजिकल केबल्स हो गए, है ना, ये सब आपको यहाँ पे मिलते हैं। इनका काम क्या होता है? ट्रांसमिट करना रॉ डेटा एज इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। ये रॉ डेटा को जो इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। और ये ट्रांसमिशन होता है किसके थ्रू होता है? किसी न किसी फिजिकल केबल के थ्रू होता है, हार्डवेयर के थ्रू होता है। एलिमेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं देखो यहाँ पे आ चुके हैं। आपका केबल्स हो गया, स्विचेस हो गए या फिर रेडियो वेव्स हो गया, जिनकी वजह से आपका डेटा ट्रांसफ़र हो पाता है। एग्जांपल की अगर हम बात कर लेते हैं तो एग्जांपल में आपका इथरनेट केबल ट्रांसफरिंग बिट्स, जो आपकी इथरनेट केबल होती है वो डेटा बिट्स को ट्रांसफ़र कर रही होती है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो ये था आपका फिजिकल लेयर के बारे में। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरा आपका डेटा लिंक लेयर, जिसका काम होता है एरर डिटेक्शन और करेक्शन का। तो डेटा लिंक लेयर 2 आपकी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका हो गया यहाँ पे मैक और स्विचेस। देखो इनका फंक्शन क्या होता है? मैनेजेस एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र। ये एरर को डिटेक्ट करता है और उसको मैनेज भी करता है, जिसकी वजह से एक सही ढंग से डेटा का ट्रांसमिशन हो पाए। की एलिमेंट्स आपके मैक हो गए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो गया, स्विचेस हो गए, इन सभी का इसमें यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल इसका अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं मैक एड्रेसेस इंश्योर डेटा इज सेंड टू करेक्ट डिवाइस। जो आपके मैक एड्रेसेस होते हैं ये क्या करते हैं? ये सुनिश्चित करते हैं कि डेटा आपका सही डिवाइस को ही भेजा जा रहा है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं लेयर 3 की।
जो कि आपकी नेटवर्क लेयर होती है। इसका काम होता है रूटिंग करना और आईपी एड्रेसिंग करना। तो इनका फंक्शन क्या है, डेटा के पैकेट्स को रूट प्रोवाइड करना नेटवर्क्स पे। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, रूट्स डेटा बिटवीन नेटवर्क्स यूजिंग लॉजिकल एड्रेसिंग, जिसको आईपी बोलते हैं। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आईपी एड्रेसिंग मतलब उस नेटवर्क पे अगर मान लो ये एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है, यहाँ पे कई सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, तो इन सभी डिवाइसेस में से अगर मुझे इस डिवाइस को डेटा भेजना है तो कैसे भेजा जाएगा। तो यहाँ पे देखो, किसी भी नेटवर्क में जो होता है, हर एक डिवाइस का एक यूनिक लेबलिंग की जाती है, उसी यूनिक लेबलिंग को बोलते हैं आईपी एड्रेसिंग। तो ये आईपी एड्रेसिंग क्या है, हर एक डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है। तो इस डिवाइस का जो भी यूनिक नंबर होगा उसकी हेल्प से मैं इस नेटवर्क पे इस डिवाइस को डेटा भेज पाएंगे, और इसीलिए कौन काम करता है, नेटवर्क लेयर काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आप की एलिमेंट्स देख सकते हैं, आईपी हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, या राउटर्स हो गए। एग्जाम्पल, आईपी एड्रेस डायरेक्ट पैकेट्स अक्रॉस द इंटरनेट। इंटरनेट पे आईपी एड्रेस की वजह से हम डेटा के पैकेट्स को भेज सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आपका है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि फोर्थ लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है, रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र करवाना भाई, इसी को हेड ऑफ ओएसआई बोला जाता है। इनका फंक्शन क्या है, इंश्योर्स कंप्लीट एंड एरर फ्री डेटा डिलीवरी। ये सुनिश्चित करता है कि डेटा की डिलीवरी जो है प्रॉपर तरीके से बिना किसी नुकसान के सही ढंग से पहुंच पाए। तो संपूर्ण और त्रुटि रहित डेटा डिलीवरी सुनिश्चित करता है आपका ये ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसे कि हमारे रियल लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम कर रहा होता है, वो ये सुनिश्चित करता है कि हमारा यातायात, हमारा आवागमन एक सही ढंग से हो पाए। तो वैसे हमारे इस नेटवर्क पे ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है, जो डेटा के आवागमन को प्रॉपर तरीके से करने में हेल्प करती हैं। की एलिमेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं भैया, तो टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है, या फिर यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। देखो टीसीपी क्या करता है, रिलायबिलिटी के साथ डेटा को प्रॉपर तरीके से भेजने का काम करता है। जो यूडीपी होता है, ये फास्ट डेटा की डिलीवरी करता है, बट ये सुनिश्चित नहीं करता